हाय गाइस, मैं हूँ राजश्री काबरा। वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लाई द लर्नर डेस्टिनी। आज अपना C3 लेक्चर शुरू है जिसमें अपन देखने वाले हैं डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, जिसे अपन ये भी बोल सकते हैं कि वी आर फाइंडिंग आउट द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो चलिए शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा प्रीव्यू मैं आपको देती हूँ कि पिछले वीडियो में अपन ने क्या देखा था। पिछले वीडियो में अपन ने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के 2 वीडियोस देखे थे। एक में अपन ने देखा था कि व्हाट इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या है और वो कैसे आया, और उसके साथ ही अपन ने दूसरे इसमें ये देखा था कि डी ब्रॉगली जो है उन्होंने एक रिलेशन दिया था लैम्डा इक्वल्स टू h/p। उनको 2 फॉर्म्स में देखा था, एक तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट के फॉर्म में और एक तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो ये जो लिंक है इन दोनों लेक्चर की वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है और यहाँ पर सजेशन बटन में भी दे दिया है। तो पिछले वीडियो में अपन ने जो कुछ भी देखा था वो ओनली हाइपोथेसिस था। अब हाइपोथेसिस था मीन्स व्हाट कि उसका कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, कोई भी ये नहीं बता सकता था। ये सारी जो बातें हैं ओनली पेपर वर्क थी। ओके, ओनली पेपर पे ये बातें लिखे वाली थी। कोई भी ये नहीं बता पा रहा था कि ये जो सारी बातें हैं वो सही है या गलत है। और ऊपर से ये भी था कि डी ब्रॉगली जो है वो ह्यूमैनिटीज़ की स्टडी करने वाले स्टूडेंट थे और उन्होंने अचानक से फिजिक्स में एक बड़ा सा हाइपोथेसिस रख दिया जो कि पूरे फिजिक्स को चेंज करने की ताकत रखता था। तो ये जो कंफ्यूजन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। अब जब थॉमसन ने भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लेके अपना मॉडल रखा और उसके बाद में डेविएशन एंड जर्मर ने भी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब डेविएशन एंड जर्मर में इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तब उन्होंने क्या किया कि वो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वह फाइंड आउट की। तो उन्हें ये पता चला कि जो कुछ भी वेवलेंथ उन्हें मिली है विद द हेल्प ऑफ ब्रैग्स लॉ उन्होंने फाइंड आउट की थी, तो वो जो है वो रिलेशन सेटिस्फाई करता है डी ब्रॉगली का। अब डी ब्रॉगली ने जो रिलेशन दिया था वो था लैम्डा इक्वल्स टू h/p। ये जो रिलेशन से जो कुछ भी वेवलेंथ उन्हें मिल रही है वो इक्वल्स टू होने वाली है वो ब्रैग्स लॉ से मिलने वाली वेवलेंथ की। अब ये सब कैसे परफॉर्मेंस हुआ, कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया, ये अपन देखेंगे अभी। ओके, तो एक्सपेरिमेंटली उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक निकेल फॉइल ली थी। निकेल फॉइल को ऐसे रखा था जिससे इलेक्ट्रॉन गन का जो भी टारगेट इलेक्ट्रॉन है वो निकेल के ऊपर, निकेल क्रिस्टल के सरफेस पे टारगेट किया जाए और एक डिटेक्टर रखा गया। तो उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन गन से जो कुछ भी निकलने वाला इंसिडेंट होने वाला इंसिडेंट एंगल है वो जो रिफ्लेक्शन एंगल्स के इक्वल हो, वो क्या हो, रिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल हो। ये उन्होंने बात को ध्यान रखा कि ये वाला जो एंगल है इंसिडेंट एंगल और ये जो रिफ्लेक्शन एंगल है वो सेम हो। उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन गन ली, उसमें से हाई मोनो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, इस निकेल के ऊपर टारगेट किया और उससे आपको रिफ्लेक्शन जो मिला उसे एक डिटेक्टर से डिटेक्ट किया। ओके, तो ये जो सिंपल एक्सपेरिमेंट है उन्होंने परफॉर्म किया। तो यहाँ पर जो ये एंगल्स है, ये जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ जो भी रिफ्लेक्शन है वो दोनों भी इक्वल होने चाहिए, ये उन्होंने देखा। अब उन्होंने क्या किया, फॉर अ डिफरेंट एंगल्स उन्होंने स्टडी की और उसके साथ ही उन्होंने फॉर अ डिफरेंट एनर्जी के लिए उन्होंने स्टडी किया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं बहुत सारे डिफरेंट एनर्जीज को लेकर उन्होंने स्टडी की थी, लेकिन अपन यहाँ पे मेनली देखने वाले हैं 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी के इलेक्ट्रॉन के लिए। ओके, 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के एनर्जी के इलेक्ट्रॉन के लिए अपन स्टडी आज देखने वाले हैं। मोनोक्रोमैटिक एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन है वो निकेल क्रिस्टल पे डाला गया। अब जो निकेल क्रिस्टल है उसका जो है वो शेप ऐसा निकेल क्रिस्टल लिया गया। तो अब अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ अपने को पता है जो इंसिडेंट करने वाला है, तो यहाँ पे जो निकेल क्रिस्टल में ये जो ऐसे होते हैं ना उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं, अपन ने सॉलिड स्टेट में देखा है तो ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं। ब्रैग्स लॉ का भी मेरे पास एक वीडियो है, पुराना है बट आप देख सकते हो, समझ में आ जाएगा। तो ये ऐसे होता है, तो क्या होता है यहाँ पर ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं, तो ये जो इंसिडेंट करने वाली है वो ऐसे ऐसे जाके यहाँ पे आ जाती है और यहाँ से निकल जाती है। ओके, और ये अगर यहाँ पे आ रही है ऐसे तो ये यहाँ से ऐसे निकल जाती है। ओके, तो ऐसे जो इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन होता है इन ब्रैग्स लॉ, तो ब्रैग्स लॉ की टोटल स्टडी करना अभी अपना नहीं है यहाँ पे ओनली अपन ब्रैग्स लॉ के इक्वेशन से उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है ऐसे फॉर्म का स्ट्रक्चर मिलता है निकेल क्रिस्टल पर। अगर अपन ने किसी इलेक्ट्रॉन को इंसिडेंट किया तो आपको ये मिलता है और इससे आप जो है वो वेवलेंथ फाइंड आउट करते हैं। ओके,
तो उन्होंने क्या किया था कि 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मोनोक्रोमेटिक एनर्जेटिक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया था निकेल क्रिस्टल से, ओके। एंड एक्सेलेरेटेड इलेक्ट्रॉन की बीम जो है उन्होंने अलो की थी निकेल क्रिस्टल पर गिरने के लिए, उन्होंने अलो किया था, ओके। तो एक डिटेक्टर भी लगाया था जो डिटेक्ट कर रहा था पूरे स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन्स को, जो ऐसे इंसिडेंट होने के बाद में जो कुछ भी स्कैटर हो रहा था, जो कुछ भी रिफ्लेक्ट हो रहा था, उस इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करने के लिए उसकी नेचर क्या है, उसकी वेवलेंथ क्या है, उसके लिए एक ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर लगाया गया, ओके। द स्कैटर इलेक्ट्रॉन इन द ऑल डायरेक्शन शोज द मैक्सिमा एंड मिनिमा। जो स्कैटर इलेक्ट्रॉन्स है पूरे डायरेक्शन में जो भी गिर रहे हैं वो कुछ मैक्सिमा और मिनिमा को शो कर रहे हैं। कहीं पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है, कहीं पे कम इंटेंसिटी मिल रही है। तो क्लासिकली जो इंटेंसिटी है, क्लासिकली में अगर अपन इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर इलेक्ट्रॉन देखें तो क्लासिकली वो होती है इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होती, ओके। क्लासिकली क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो भी इंसिडेंट स्कैटर्ड करने वाला जो कुछ भी है उसकी जो भी इंटेंसिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन रहनी चाहिए। फर्दर द पोजिशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा आर फाउंड टू बी डिपेंडेंट ऑन एनर्जी ऑफ बीम। अगर फर्दर अपन ने स्टडी की तो अपने को ये दिखेगा कि जो भी मैक्सिमा और मिनिमा अपने को फाइंड आउट हो रहा है वो डिपेंड करती है एनर्जी ऑफ बीम। बीम की एनर्जी पे डिपेंड करती है कि अपने को मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी कहाँ मिल रही है और कैसे मिल रही है, जो कि इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड इन द वेल स्पेसिफाइड डायरेक्शन, जो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेल स्पेसिफाइड डायरेक्शन में स्कैटर करने वाला है। अब यहाँ पर अपने को जो भी मैक्सिमा और मिनिमा मिल रहा है मीन्स वहाँ पर अपने को इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। कहीं पे जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होंगी, कहीं पे कम होंगी, ओके। तो यहाँ पर अपने को इंटरफेरेंस पैटर्न भी यहाँ पर थोड़ा सा देखने को मिलने वाला है, ओके। अब दिस रिजल्ट इन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये जो मैक्सिमा और मिनिमा अपने को मिल रहा है उसके वजह से आपको दो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलने वाले हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। अब दो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलने वाले हैं मीन्स व्हाट कि अगर कुछ अब यहाँ पर एक वेवलेंथ तो नहीं होगी, ज़्यादा होगी क्योंकि ज़्यादा पार्टिकल्स है, ओके। तो फॉर वन इलेक्ट्रॉन अगर ये वेवलेंथ है और फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन ये वेवलेंथ है ऐसी, तो उनका फेज जो है वो सेम है। तो आपको जो रिजल्टेंट वेव है वो आपको थोड़ी सी ऐसी लार्ज दिखेंगी, ओके। रिजल्टेंट वेवलेंथ आपको ऐसी दिखेंगी, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, मतलब वेवलेंथ का क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और अगर सपोज उसके फेज में थोड़ा सा चेंजेस है, अगर आपको ऐसा मिला कि ये जो आपको पहली वेवलेंथ ऐसी मिली और जो दूसरी वेवलेंथ है वो ऐसी मिली, मतलब फेज में कम है, तो यहाँ पर जो है वो आपको रिजल्टेंट वेवलेंथ कुछ इस टाइप की मिलेंगी, मतलब थोड़ी छोटी हो जाएंगी। छोटी हो जाएंगी मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ वेवलेंथ हो रहा है, मतलब यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ स्कैटर इलेक्ट्रॉन दिखने को मिलने वाला है, ओके। अब इंसिडेंट ऑफ डिफ्यूज पैटर्न फ्रॉम अ मटेरियल पार्टिकल स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ डिफ्रैक्शन पैटर्न, ओके। अब ये जो डिफ्यूजन पैटर्न आपको मिलना चाहिए था, अगर पार्टिकल अगर है, कोई भी पार्टिकल अगर है तो पार्टिकल के लिए आपको क्या मिलना चाहिए, डिफ्यूज पैटर्न मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है डिफ्यूज पैटर्न के जगह आपको क्या मिला, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला, आपको ऐसे पैटर्न मिला, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव पैटर्न मिला। मीन्स व्हाट कि वो पार्टिकल के साथ ऐसा कब होता है, जबकि वेव नेचर कोई अगर शो करता होगा तो ही ऐसा होता है। अगर कोई वेव नेचर शो करता है तो आपको ऐसा मिलना चाहिए। जो इंटेंसिटी वॉज मिनिमम एट थीटा इक्वल्स टू 35, जो मैंने आपको बोला था कि वो जो स्कैटरिंग का अपन ने क्वांटम इफेक्ट से भी देखा था, जो कुछ भी स्कैटरिंग है वो एंगल पे डिपेंड करेंगी, ओके। तो ये जो एंगल है वो आपने ऐसा देखा, तो यहाँ पर निकल क्रिस्टल लगाया गया था, ओके। यहाँ पे इंसिडेंट और यहाँ पे स्कैटरिंग हो रही है, तो ये दोनों एंगल तो सेम थे। अब ये दोनों एंगल सेम होने के बाद में क्या होगा, यहाँ ये दोनों एंगल सेम थे, ओके। तो मिनिमम इंटेंसिटी आपको कब मिल रही है, जब थीटा इक्वल्स टू 35 है। जब थीटा इक्वल्स टू 35 है तो आपको क्या मिल रही है, मिनिमम इंटेंसिटी मिल रही है। और जब थीटा इक्वल्स टू मैक्सिमम है, तो अगर थीटा आपको 50 डिग्री मिल रहा है तो आपको इंटेंसिटी जो है सबसे ज़्यादा मिल रही है, मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी की रेडिएशन आपको मिल रही है, ओके। द इंटेंसिटी ऑफ द मैक्सिमम स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन इन द एक्सपेरिमेंटल करस्पॉन्ड टू ब्रैग्स फार्मूला। ब्रैग्स फार्मूला से आप इंटेंसिटी निकाल सकते हो। ब्रैग्स फार्मूला क्या है, ब्रैग्स फार्मूला है एन लैम्डा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा होता है। यहाँ पर d होना चाहिए था, ओके। सॉरी, यहाँ पर गलती से प्रिंट मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर होना चाहिए 2d साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा।
अब यहाँ पे देखिए मैक्सिमम इंटेंसिटी जो अपने को मिलेंगी वो अपन ब्रैग्स फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर सॉरी गलती से ये हो गया, तो 2d साइन थीटा होना चाहिए यहाँ पर, तो 2d साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्बडा। तो यहाँ पर जो है 2d साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्बडा, वहाँ पर अपन n की जो वैल्यू है वो 1 लेंगे। एट लो वैल्यू ऑफ थीटा द नंबर ऑफ स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी लार्ज। अगर जब आपकी वैल्यू जो है थीटा की वो लो रही, थीटा की वैल्यू आपकी लो रही, तो आपको जो नंबर ऑफ स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा मिलेंगे, और थीटा की वैल्यू अगर ज़्यादा रही तो आपको इलेक्ट्रॉन की जो स्कैटरिंग है वो क्या रहेंगी, कम रहेंगी। मीन्स वॉट की जो इलेक्ट्रॉन्स के स्कैटरिंग का नंबर है वो उस एंगल के नंबर से क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एंगल बढ़ रहा होगा तो आपको जो स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन है वो कम दिखेंगे, और अगर एंगल कम हो रहा होगा तो स्कैटरिंग के इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको ज़्यादा मिलने वाले। ओके, अब ये जो ब्रैग्स लॉ है 2d साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्बडा, उससे उन्होंने क्या किया, उसकी इंटेंसिटी फाइंड आउट की, और या फिर आप बोल सकते हो कि उसकी जो वेवलेंथ है वो फाइंड आउट की कि निकेल क्रिस्टल की जो वेवलेंथ है वो उनको कितनी मिली। ओके, तो अपन ये देखने ही वाले हैं कैसे आया। तो अब यहाँ पर जो है वो अपने को फॉर्मूला है 2d साइन थीटा। तो मैं यहाँ पर पूरा सॉल्वेशन नहीं दूंगी, आपको सिर्फ मुझे बताना है, तो मैं आपको ये बताऊंगी कि 2d साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्बडा एन लैम्बडा। तो यहाँ पर अपन n लेंगे 1। ओके, तो यहाँ पर लैम्बडा की वैल्यू आपको क्या मिलेंगी, 2d साइन थीटा से 2d साइन ऑफ थीटा। ओके, अब यहाँ पर जो d है वो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, 2 इंटू 0.91 ओके इंटू साइन ऑफ 65 डिग्री। अब यहाँ पर साइन ऑफ 65 डिग्री क्यों लिया अपन ने, ये बहुत ज़्यादा मायने रखेंगे। यहाँ पर साइन ऑफ 65 डिग्री आपने क्यों लिया, तो यहाँ पर जो है अकॉर्डिंग टू ये आपको क्या बोला था कि वो एंगल जो है वो 50 डिग्री होना चाहिए। वो एंगल कितना होना चाहिए, 50 डिग्री होना चाहिए। तो ये वाला एंगल 50 डिग्री होना चाहिए, और अपन ने पहले ही बोला कि ये दो जो एंगल है वो इक्वल होने चाहिए। अब सपोज मैंने ये एंगल को x कंसिडर किया, तो इसे भी क्या करूँगी, मैं x कंसिडर करूँगी, क्योंकि वो इक्वल है, और आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिल रही है कि जब जो थीटा की वैल्यू है वो 50 है। तो x प्लस एक्स हो गया 2x प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपको पता है ये जो लीनियर एंगल फॉर्म हो रहा है वहाँ पर आपको मिलने वाला है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री मिल गया आपको यहाँ पर। तो 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री मीन्स 2x इक्वल्स टू 130 डिग्री। 130 डिग्री तो x इक्वल्स टू 130/2 हो जाएगा 65। इसलिए यहाँ पर जो साइन है वो 65 ली। यहाँ पर बहुत जन कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पे साइन ऑफ 50 लेते हैं, बट यहाँ पर आपको साइन ऑफ 50 नहीं लेना है। ओके, साइन ऑफ 50 नहीं लेना है, यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा साइन ऑफ 65। और साइन ऑफ 65 क्यों लेना है ये आपको पता है, क्योंकि जो आपको क्या बोले वाला है कि मैक्सिमम आपको कब मिलने वाला है, मैक्सिमम आपको जब मिलेगा तब एंगल जो है वो 50 रहेगा। अब एंगल 50 रहेगा तो ये जो दोनों एंगल हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ दैट स्कैटरिंग, वो इक्वल होंगे। तो वो जो इक्वल होंगे वो आपको लेना पड़ेगा साइन ऑफ 65। ओके, अब यहाँ पर जो साइन ऑफ 65 है वो आप इंसिडेंट एंगल लेते हैं, वो जो थीटा है वो इंसिडेंट एंगल लेते हैं, और 50 डिग्री जो है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए था। तो साइन ऑफ 65 क्यों लिया ये आपको समझा। अब यहाँ पर क्या है 2 इंटू 0.91 इंटू 9063। यहाँ पर आप निकेल क्रिस्टल के लिए 0.91 ले रहे हो। 2 इंटू निकेल क्रिस्टल के इलेक्ट्रॉन के लिए 0.91 इंटू जो साइन 65 है उसकी वैल्यू होती है 0 जो साइन 65 है उसकी वैल्यू होती है 0.9063। ओके, ये साइन ऑफ 65 की वैल्यू होती है। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे 2 इंटू 0.91 इंटू 0.9063, इसे जब आप सॉल्व करोगे तब आपको जो है वो लैम्डा की वैल्यू मिलेगी 1.65 आर्मस्ट्रॉन्ग की। आपको कितनी मिलेंगे वैल्यू, 1.65 आर्मस्ट्रॉन्ग की वैल्यू मिलेंगी। तो ये मिली आपको ब्रैग्स लॉ से वैल्यू। अब अपन देखेंगे जब अपन यूज़ करेंगे अपना जो रिलेशन ऑफ डी ब्रॉगली है, जब डी ब्रॉगली का रिलेशन जब आप फाइंड आउट करेंगे तब आपको वैल्यू क्या मिलेंगी। तो डी ब्रॉगली का इक्वेशन जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेंगी, इसमें क्या मिलेगी 1.65 आर्म्स।
तो यहाँ पर जो है वो अपन ने अभी देखा कि ब्रैग्स लॉ से उसकी लैम्डा की जो वैल्यू है वो आपको मिली 1.65 आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, अब अपन देखेंगे कि जो अपना डी ब्रॉगली रिलेशन है उससे वैल्यू क्या मिलती है। तो डी ब्रॉगली के रिलेशन के हिसाब से लैम्डा इक्वल्स टू होगा h/p, वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ओके, इतनी होती है h की वैल्यू अपॉन, अब p क्या है, मोमेंटा। तो मोमेंटा जो है वो अपन इससे भी निकालते हैं √2m इंटू ई। ओके, तो 2m से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वहाँ पर मास ऑफ दैट ये होगा 9.1 इंटू 10⁻31 और ई की वैल्यू कैसे मिलेगी आपको अपन पहले देखेंगे। तो ई क्या होगा, यहाँ पर ई क्या होगा, ई इक्वल्स टू होगा 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन ने लिया था। ओके, अब यहाँ पर 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए अपन स्टडी कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर ई की जो वैल्यू है वो होंगी 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो आपको ये मिल जाएगा 54 इंटू 10⁻19, यहाँ पर मैं सॉरी उल्टा हो गया तो भी चलेगा, 1.6। ओके, तो यहाँ पर हो गया आपको ये जूल में वैल्यू मिल गई ई की। तो ई की जगह जो है वो आपको ये वैल्यू रखनी पड़ेगी 54 इंटू 10⁻19 इंटू 1.6 जूल। ओके, और मास जो है वो आपको पता है वो होना चाहिए 9.1 इंटू 10⁻31। ओके, तो ये जो सारी वैल्यूज़ है जब आप यहाँ पर पुट करोगे कि √2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू ये वैल्यू जब पुट करोगे और उसका अंडर रूट निकालोगे और बाद में ये सारा जब सॉल्वेशन करोगे, आप सॉल्वेशन इजीली कैलकुलेटर यूज़ करके कर लो। तो ये जब आप सारा सॉल्वेशन करोगे तब आपको लैम्डा की जो वैल्यू है वो मिलेंगी 1.66 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो अब यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा डिफरेंस है, 1.66 और 1.65 मीन्स वॉट कि जो अपन ने ब्रैग्स लॉ से लैम्डा की वैल्यू निकाली वो, और जो अपन ने डी ब्रॉगली के रिलेशन से लैम्डा की वैल्यू निकाली वो दोनों भी क्या है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है। वो दोनों भी क्या है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है। मीन्स वॉट कि ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हो गया कि ये डेविएशन एंड जर्मन में जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उससे ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हो गया कि जो डी ब्रॉगली रिलेशन उन्होंने दिया था डी ब्रॉगली ने वो वैलिड है। ओके, तो ये जो है वो सॉल्वेशन नहीं दिया मैंने, सिंपली बताया है, आप सॉल्वेशन करके देख सकते हो। मैंने सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज़ कौन सी डालनी है वो बता दी। ओके, तो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट कि जो डी ब्रॉगली ने अपना बताया था कि h/p से उसका रिलेशन होता है, तो वो उनको क्या मिला, राइट मिला, वैलिड मिला। तो दिस फिगर शोज दैट, अब अपन एक फिगर देखेंगे कि एट स्कैटरिंग डिफरेंस एज थीटा इंक्रीजेस। ओके, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होने वाला है वैसे वैसे आपको जो स्कैटरिंग है और नंबर ऑफ स्कैटरिंग है वो आपको डिफरेंट मिलने वाले हैं। तो अपन ने अभी क्या किया, थीटा इक्वल्स टू 50 जब लेंगे तब अपना जो एंगल है वो देगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जब अपन ब्रैग्स लॉ यूज़ करेंगे तब आपको थीटा जो है वो 50 नहीं लेना है, क्योंकि वहाँ पर जो इंसिडेंट एंगल है वो कंसिडर किया गया और यहाँ पर जो एंगल है वो इंसिडेंट स्कैटरिंग के बीच वाला एंगल कंसिडर किया गया है। और जब अपन ब्रैग्स लॉ लेके वो सॉल्व करते हो तब अपन ये इधर का एंगल यूज करते हो। ओके, तो वो आपको साइन ऑफ 65 लेना पड़ेगा। ओके, तो इफ एन इलेक्ट्रॉन आर अज्यूम टू बी पार्टिकल, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल अज्यूम किया जाए तो देन इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन एट अ गिवन वेलोसिटी। सपोज आपने किसी इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल कंसिडर किया तो ये आपके लिए इम्पॉसिबल होगा उसकी जो रिफ्लेक्शन है गिवन वेलोसिटी पे क्या होंगी ये बताना। अब कोई पार्टिकल के एट अ गिवन वेलोसिटी रिफ्लेक्शन जो है वो बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ओके, हाउएवर इफ वी अज्यूम दैट द इलेक्ट्रॉन हैव वेव एसोसिएटेड, या फिर अगर अपन ने ऐसा बोला कि वो पार्टिकल जो है उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है, अगर आपने ऐसा बोला कि उस पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड है, तो वी कैन फाइंड द वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू द रिलेशन लैम्डा इक्वल्स टू h/p। तो जो सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन है वो भी एक्सप्लेन आप कर सकते हो ब्रैग्स लॉ के थ्रू।
कब आप एक्सप्लेन कर सकते हो ब्रैग्स लॉ के थ्रू? जब आप कंसिडर करो कि दैट इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड विथ वेव। अगर आपने ऐसा कंसिडर किया है कि वो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है तो वी कैन नॉट फाइंड द सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन, बट इफ वी कंसिडर दैट पार्टिकल is associated with wave, then we can find the selective reflection by using a simple Bragg's law. Okay, ब्रैग्स लॉ के थ्रू आप सिंपली निकाल सकते हो। मीन्स व्हाट की जो उन्होंने बोला था कि पार्टिकल एंड दैट वेव नेचर, तो वो जो है वो यहाँ पर वैलिड बता रहा है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है अपने को? वी सी दैट द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन इन द डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट का जो भी स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वो आइडेंटिकल है टू द ब्रैग्स एक्स रे डिफ्रैक्शन। जब उनको आपको डिफ्रैक्शन आप देखोगे तब आपको ये दिखेगा कि जो भी स्कैटरिंग है वो ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर ब्रैग्स के जो एक्स रे डिफ्रैक्शन है उससे सिमिलर आपको दिख रहा है। इसीलिए तब उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर ब्रैग्स लॉ का यूज करके फाइंड आउट किया। द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ अ मोमेंट P and the energy E is described by the means of planes wave। अगर मोशन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है तो मीन्स ऑफ प्लेन वेव आप निकाल सकते हो। साई ऑफ आर कॉमा टी इक्वल्स टू ए इंटू ई रेस टू द पावर आई के टी डब्ल्यू टी, वेयर ए इज द कॉन्स्टेंट और जो के की वैल्यू है वो होती है 2 पाई बाय लैम्डा इज अ वेव लेंथ ऑफ द प्लेन वेव एंड डब्ल्यू जो है वो है ओमेगा। ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है जो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं ई बाय एच क्रॉस से। ओके, दिस के एंड डब्ल्यू जो है वो वेव पैरामीटर्स है जो कि रिलेट करते हैं मोमेंटा एंड एनर्जी को ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द रिलेशन। ये जो k इक्वल्स टू पी बाय एच होता है और w इक्वल्स टू ई बाय एच होता है, ये जो है वो मोमेंटा और एनर्जी से ये जो वेव पैरामीटर्स है k और w एसोसिएट करते हैं। अब ये k क्या है, w क्या है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो अपन आगे अच्छे से स्पेशल जो अपना यूनिट है एंगुलर वेलोसिटी उसमें अपन देखने ही वाले हैं। ओके, तो इसके लिए आप टेंशन मत लो। तो ये सब था पूरा डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, बहुत ज़्यादा सिंपल एक्सपेरिमेंट था। ओके, तो दिस इज़ द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर अ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ऐसे ही फिजिक्स फ्लायर को प्यार देते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।